नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आरटीसी मुलाजमीन ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। 3 दिन के अंदर 7000 खानगी बसों को मंजूरी, वजीर आला का ऐलान। डेंगू केसेस पर हाईकोर्ट ने की हुकूमत की सरजनिश, मूसा नदी का दौरा करने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत, कहा आईएएस ओहदेदार अवाम की खिदमत के लिए हैं। बिहार असेंबली में मजलिस का दाखिला, किशनगंज से भारी अक्सरियत से मुंतखब, महाराष्ट्र में 2 नशिस्तों पर कामयाबी। हुजूरनगर में टीआरएस की शानदार कामयाबी, कांग्रेस को शिकस्त, कामयाबी हुकूमत के लिए टॉनिक का काम करेगी। नवंबर में बलदी इंतखाबात का केसीआर ने दिया इशारा। और बैंक अकाउंट्स की मालूमात का सरखा करने वाले 2 बैरूनी शहरी गिरफ्तार, सेलफोन के 4 सारिक भी पकड़े गए, 2 रोडी शीटर्स को भी लिया गया तहवील में। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, हुकूमत इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि जिस तरह से मुलाजमीन का बर्ताव रहा है वो पूरी तरह से बेफजूल है। उनका यह भी कहना था कि जिस तरह से मुलाजमीन अपना रवैया अख्तियार किए हुए हैं वो भी नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि आरटीसी यूनियनों की अजारादारी से आरटीसी नुकसान का शिकार हुई, गैर कानूनी हड़तालों के जरिए आरटीसी को नुकसान पहुंचाया है। केसीआर ने कहा कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हुकूमत को पूरा अख्तियार है कि वो आरटीसी को बरकरार रखे या बर्खास्त कर दे। केसीआर ने कहा कि सिर्फ एक दस्तखत के जरिए खानगी बसों को मंजूरी दी जा सकती है और ये फैसला 3 या 4 दिन के अंदर लिया जाएगा। इसके लिए काबीना की मंजूरी की भी जरूरत नहीं है। वजीर आला ने कहा कि मुलाजमीन बेकसूर हैं, ये पूरा खेल यूनियन लीडर्स का है। वजीर आला ने बंद अल्फाज में इशारा दिया कि अगर कोई मुलाजमत से दोबारा रुजू होना चाहता है तो वो दरखास्त दे सकते हैं। केसीआर ने कहा कि एक तरफ मुल्क और रियासत में माशी बहरान पाया जाता है, बजट में कमी की गई है, ऐसे वक्त में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल से मजीद नुकसान हुआ है। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद आरटीसी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 66% का इजाफा किया गया। इसके बावजूद हुकूमत में जम करने का मुतालबा कम अक्ली की अलामत है। हुकूमत के तहत 56 कॉरपोरेशन चल रहे हैं। अगर हर कोई ऐसा ही मुतालबा करता रहा तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। केसीआर ने कहा कि यूनियन इंतखाबात के लिए ही हड़ताल का ड्रामा किया जाता है। केसीआर ने कहा कि बातचीत के लिए जब कमेटी तश्कील दी गई तो बात करने के बजाय तहरीरी तौर पर तयखुन का मुतालबा करते हुए हड़ताल का फैसला लिया गया। इसके लिए आरटीसी यूनियन मुलाजमीन ही जिम्मेदार हैं। अदालत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अदालत भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। केसीआर ने कहा कि अदालत जो कुछ कह रही है उसके मुताबिक इंतजामिया काम कर रहा है। तनख्वाहों की अदायगी से मुताल्लिक अदालत ने फैसला तो सुनाया है, लेकिन कॉरपोरेशन में फंड्स ही नहीं है। वजीर आला ने कहा कि आज नहीं तो कल आरटीसी कॉरपोरेशन खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि सालाना 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उनके परिवार के बारे में उनको ज्यादा चिंता होना चाहिए। स्ट्राइक पे जाने से पहले उनको कुछ अकल तो होना चाहिए ना। उनके परिवार से चिंता ज्यादा आपको है क्या? आप उनको पूछो, एक सवाल उनको पूछो, गैर जिम्मेदार तरीके से आप लोग कैसा स्ट्राइक पे गए बोल के उनको नहीं पूछते आप? अरे बताओ भाई, ये मेरे सवाल का जवाब दो आप। चिंता ज्यादा उनके परिवार के बारे में चिंता उन्हीं को होना चाहिए ना। बीजेपी पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने ये बिल लाया, प्राइवेट करो बोल के कानून लाया। यहाँ का बीजेपी क्या बोलता है समझ में नहीं आता। क्या यहाँ का लोकल बीजेपी बोलेगा उनका प्रधानमंत्री गलत है, ये एक्ट गलत है? ये दे दे तो मैं आपको उनको दे दो। लोकल बीजेपी पूछो भाई क्या उनका प्रधानमंत्री गलत है, ये बिल गलत है? और इनका भाषण भी है, मैं भाषण नहीं लाया। पार्लियामेंट में क्या भाषण दिए, ये बिल पास करते वक्त बहुत लंबा भाषण दिया, बहुत प्रोग्रेसिव कदम बोले इसको। तो यहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं?
कौन बोले आपको लागू नहीं करे बोल के? अरे आप इमेजिनरी बोल रहे हैं भाई, गलत बोल रहे हैं आप। अरे आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। मैं आपको सही करना चाहूँ, कौन सा सेंट्रल एक्ट है जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? गलत बोल रहे हैं ना आप, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आप। तेलंगाना असेंबली के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस के उम्मीदवार सायदी रेड्डी ने अपनी हरीफ कांग्रेस के उम्मीदवार पद्मावती रेड्डी को 43,000 वोटों से शिकस्त दे दी है। हुजूरनगर के ज़िमनी इंतखाब को टीआरएस पार्टी के विखार का मसला बना दिया गया था, क्योंकि आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से टीआरएस पर काफी दबाव था। कांग्रेस की तरफ से मुसलसल हुजूरनगर के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी की कामयाबी के दावे किए जा रहे थे। जुमेरात को जब रायशुमारी का आगाज हुआ तो सुबह से ही सायदी रेड्डी हर राउंड में अपनी सबकत को बनाए हुए थे। दूसरी तरफ वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुजूरनगर की कामयाबी हुकूमत के लिए टॉनिक का काम करेगी। एक साल के बाद होने वाले इंतखाबात में हुजूरनगर के अवाम ने टीआरएस हुकूमत पर भरोसा करते हुए टीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया है। अवाम से वो इजहार तशक्कुर करते हैं कि अवाम ने जो भरोसा किया है उस भरोसे पर पूरा उतरेंगे। 2 दिन के अंदर हुजूरनगर में इजहार तशक्कुर का जलसा भी मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें हुजूरनगर की तरक्की से मुताल्लिक ऐलानात किए जाएंगे। केसीआर ने कहा कि रियासत की अपोजिशन अदम बर्दाश्त से दो चार है, इसलिए मनमाने और गैर जरूरी इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। हुजूरनगर के इंतखाबात में हुकूमत और टीआरएस पर निचली सियासत की कोशिश की गई, जिसका जवाब अवाम ने अपने वोटों के जरिए दिया है। वजीर आला ने कहा कि नवंबर में बलदी इंतखाबात मुनाकिद होंगे, इसके लिए हुकूमत तैयार है। केसीआर ने कहा कि पंचायतों की तरक्की के लिए जिस तरह के प्रोग्राम किए गए, उसी तर्ज पर म्युनिसिपल इंतखाबात के बाद शहरी इलाकों को भी तरक्की के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे और फंड्स भी जारी किए जाएंगे। ఏ అంశాన్ని ఎత్తుకోని కూడా అర్థం లేకుండా ఏది పడితే అది గుడ్డెద్దు చేనులో పడి మేసినట్టుగా పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రచారం చేస్తే మీకే బూమరాంగ్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఇలా హుజూర్ నగర్ లో కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు ఆ మాట స్పష్టంగా రుజువైంది. ఏది పడితే అది మాట్లాడితే, ఏది పడితే చెప్తే, ఎటు పడితే అటు మాట్లాడితే ప్రజలు గమనించరు. గమనించకపోగా తగు రీతిలో బుద్ధి చెప్తారనేటువంటి మాట కూడా హుజూర్ నగర్ ఎన్నిక అద్దం పడతా ఉంది. అటువంటి క్రూషియల్ ఎన్నికలో అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చినారు. చాలా సంతోషం. వారి ఆశలు నెరవేరుస్తాం తప్పకుండా. ఇప్పటికైనా ప్రతిపక్షాలు తమ పందా మార్చుకుంటే మంచిది, పద్ధతి మార్చుకుంటే మంచిది. ప్రతిపక్షం ఉంటేనే మంచిది, ప్రతిపక్షం ఉండాలి. నిర్మాణాత్మకమైన ప్రతిపక్షం ఒక సద్విమర్శంతో కూడుకున్నటువంటి విమర్శలు చేస్తే సంతోషం, అది పద్ధతి. కానీ అయింది, కాంది, లేచింది, లేవంది కొన్ని పార్టీలకైతే డిపాజిట్ పోయినాడు, భారతీయ జనతా పార్టీ ముఖ్యంగా. వాళ్ళు రోజు పెట్టే పిడబొబ్బలకు, అరుపులకు, వాళ్ళకు వచ్చిన ఓట్లకు పోలిక చూస్తే అసలు నవ్వన్నా ఏమనుకోవాలా, ఏం చేయాలా అర్థం కాని పరిస్థితి. तेलंगाना हाईकोर्ट ने डेंगू को लेकर हो रही अमवात पर रियासती हुकूमत की सख्त सरजनिश की है। मफाद आमा की दरखास्त की समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि एयर कंडीशन कमरों में बैठकर ओहदेदार तमाशा कर रहे हैं। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी के अलावा दूसरे ओहदेदारों को अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी थी। समाअत के दौरान अदालत ने सवाल किया कि 3000 डेंगू के केसेस दर्ज हुए, लेकिन हुकूमत ने गलत आदाद शुमार पेश किए। अदालत ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदार मूसा नदी का दौरा करें। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी नदी के किनारे रिहायशी इलाके मौजूद हैं, लेकिन इतनी अमवात नहीं हुई। मूसा नदी से मुतसिल हाईकोर्ट में भी मच्छरों की बहुतायत पाई जाती है। अदालत ने बताया कि जनवरी में 85 डेंगू के केसेस दर्ज हुए, तो अक्टूबर में 3800 केसेस का इजाफा कैसे हुआ। अदालत ने कहा कि हुकूमत डेंगू मर्ज पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई है और इस मर्ज से मरने वालों के अफराद खानदान को 50 लाख रुपए मुआवजा देना होगा। चीफ सेक्रेटरी ने खुद अदालत में इस सिलसिले में वजाहत की, लेकिन अदालत ने उनकी वजाहत पर भी अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए सवाल किया कि तेलंगाना के आईएएस ओहदेदार क्या मुल्क के शहरी नहीं हैं? करोड़ों रुपए खर्च करके उन्हें तरबियत दी जाती है, क्या इसके बावजूद आम आदमी की ऐसी खिदमत की जाती है? अगर अदालत के अहकाम पर अमल नहीं हुआ तो अदालत खुद आईएएस ओहदेदारों पर मुकदमा दर्ज करेगी। अगर ओहदेदारों की लापरवाही से किसी की मौत हो जाती है तो उसके जिम्मेदार आईएएस ओहदेदार होंगे और महलूकीन के वर्सा को उन्हें अपनी जेब से 5 लाख रुपए मुआवजा अदा करना पड़ेगा।
हुजूरनगर के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की कामयाबी पर टीआरएस भवन में जश्न मनाया गया। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव, मेयर पीर राम मोहन और पार्टी के कायदीन ने आतिशबाजी की और आपस में मिठाइयां तकसीम की गई। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मुल्क के लिए एक मिसाली हुकूमत है। यहाँ पर मुख्तलिफ बहबूदी प्रोग्राम्स किए जाते हैं, आवाम को इससे फायदा हो रहा है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि टीआरएस पार्टी के असल बॉस आवाम ही हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बार फिर अपनी सियासी ताकत का एहसास दिलाया है। मजलिस ने धोलिया और मालेगांव हलके से शानदार कामयाबी हासिल की है। मालेगांव सेंट्रल से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक ने तकरीबन 38,519 वोटों से कामयाबी हासिल की। धोलिया सिटी हलके से मजलिस के उम्मीदवार शाह फारूक अनवर ने तकरीबन 4,250 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी दर्ज की है। बिहार असेंबली में मजलिस का दाखिला हो गया है। किशनगंज के ज़िमनी इंतखाब में मजलिस के उम्मीदवार खमरुल हुदा ने बीजेपी के उम्मीदवार स्वीटी सिंह को तकरीबन 10,204 वोटों से हरा दिया। महाराष्ट्र और बिहार के कामयाब उम्मीदवारों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। मुंतखबा उम्मीदवारों ने इस अज़्म का इजहार किया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की रहनुमाई में अवामी मसाइल की यकसुई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। धोलिया, मालेगांव और किशनगंज में मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी पर मुकामी कारकुनों और अवाम की तरफ से जश्न मनाया गया। औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद ईस्ट, शोलापुर हल्का-ए-जात से मजलिसी उम्मीदवारों को मामूली वोटों के फर्क से शिकस्त हुई। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने इसके साथ साथ बिहार में मजलिस की कामयाबी को भी एक बड़ी कामयाबी करार दिया। मजलिस के सदर ने तेलंगाना के हुजूराबाद में टीआरएस की कामयाबी को गैर मामूली कामयाबी से ताबीर किया है। नहीं, देखिए, यकीनन बिहार में जो किशनगंज के बाई इलेक्शन में हमने कामयाबी हासिल की, वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की हमने, इसलिए कि वहाँ से कांग्रेस का एक सिटिंग एमएलए था और हमने कांग्रेस के कैंडिडेट को शिकस्त दी, उनको हराया वहाँ से, और साथ ही साथ कांग्रेस 3rd नंबर पर चले गई और बीजेपी 2nd आई। तो यकीनन बिहार की कामयाबी के लिए मैं हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट जनाब अख्तर उल ईमान साहब को, आफ्ताब साहब को और हमारे कैंडिडेट को, सबको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत की और ये उनकी कामयाबी, मैं वहाँ गया भी नहीं था, उसके बावजूद भी वो लोग कामयाबी हासिल किए। रहा सवाल महाराष्ट्र का, ये बात बिल्कुल सही है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि औरंगाबाद की दोनों सीटें, ख़ास तौर से ईस्ट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और बैकुल्ला के वारिस पठान को हम कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है, अवाम का फ़ैसला है, हम उसको कबूल करते हैं और ज़ाहिर है मैं ख़ुद देखूंगा कि क्या कमज़ोरी थी, उसको दूर करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं महाराष्ट्र के पूरी अवाम का कि उन 44 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जहाँ पर हमारे उम्मीदवार थे, कैंडिडेट्स थे, वहाँ पर उन्होंने हमको वोट दिया। अब तक की जो रिपोर्ट मेरे पास है, हमने करीब मेरे ख्याल से 9 या 10 मुकामात पर हम लोग दूसरे नंबर पर आए और 2 सीटें हमने कामयाबी हासिल की, मालेगांव की और धुले की। और मैं मुबारकबाद देता हूं मालेगांव की आवाम को, धुले की आवाम को, वहां के दोनों उम्मीदवारों को, मुफ्ती साहब को, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को, अब्दुल मालिक को, पूरी मेरी एमआईएम की टीम को और धुले की टीम को और वहाँ कैंडिडेट को। तो अच्छा रहा रिज़ल्ट हमारा। हम एक 3-4 सीट पर थोड़ा कम वोटों से हम लोग चले गए और औरंगाबाद में ऐसा हुआ कि जहाँ पर कांग्रेस और एनसीपी के लोग थे, उन्होंने ओपनली वहाँ पर बीजेपी और शिवसेना कैंडिडेट के हक़ में अपना वोट किया। तो ठीक है, वो एक्सपोज हो चुके हैं, मगर हम वर्डिक्ट है उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। तेलंगाना में हुजूर नगर में टीआरएस ने जो कामयाबी हासिल की, मेजॉरिटी जो है वो गैर मामूली है, यानी गैर मामूली मेजॉरिटी, 40,000 की मेजॉरिटी। और वहाँ से पीसीसी प्रेसिडेंट खुद, उनकी सीट थी, उनके वाइफ लड़ रही थी, वो हार गई। और हैरत की बात यह है कि बीजेपी जो बड़े बुलंदबांग दावे कर रही थी,
اور بی جے پی کو سرخاب کے پر نکل چکے تھے اور وہ خواب دیکھ رہی تھی تلنگانہ میں. آج وہ کسی حد تک خواب چکنا چور ثابت ہوا. ایک انڈیپینڈنٹ بی جے پی سے بڑھ کے ووٹ لایا اور بی جے پی چوتھے نمبر پر وہاں چلے گئی. تو تلنگانہ میں بی جے پی ٹائیں ٹائیں ہوئی. مہاراشٹرا میں وہ لوگ جو بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم 1 کلین سویپ کریں گے, 200 ڈبل سینچری کراس کریں گے, وہاں پر بھی مہاراشٹرا کے عوام نے ان کو مٹھی چکایا ہے. جو مہاراشٹرا کی ان کی کامیابی ہے اس کو میں کہوں گا کہ انگریزی میں جو کہتے ہیں کہ پائرک وکٹری ہے, ایک پائرک وکٹری ہے وہ. اور ہریانہ میں پھر ان کو وہاں پر بھی ان کو جو بڑا لگ رہا تھا تو وہاں پر بھی ہریانہ میں ان کو شکست ہوئی. میں کہتا ہوں کہ بی جے پی کی ہار ہوئی ہریانہ میں. اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بی جے پی سنگھ پریوار یہ سمجھ رہی تھی کہ موڈی کی پاپولیرٹی دیش میں جو ارتھ ویوستھا ہے, جو منڈی ہے, جو ان ایمپلائمنٹ بڑھتا جا رہا ہے, رورل ڈسٹریس ہے, انڈسٹریل گروتھ جو نیگیٹو ہو رہا ہے, بینکس کا سکینڈل ہے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ موڈی کی پاپولیرٹی سے اس کو اوور کم کریں گے. وہ نہیں ہوا. یقیناً یہ تمام مدعے تھے جس کی وجہ سے مہاراشٹرا میں بی جے پی شیو سینا کو جو ان کا ایکسپیکٹڈ جو ان کے ٹیلی تھا وہ نہیں آ رہا ہے اور ہریانہ میں بھی نہیں آ رہا ہے. تو بی جے پی کو ابھی بھی سوچنا پڑے گا کہ اب وہ چھوڑ دیں یہ جو پالیٹکس آف پولرائزیشن جو کر رہے تھے وہ لوگ, وہ اس کو ختم کریں. یہ ان کے لیے ایک ویک اپ کال ہے اور ونڈکٹیونیس کو چھوڑیں, اکانومی پہ کانسنٹریٹ کریں, رورل ڈسٹریس پہ کانسنٹریٹ کریں, کیونکہ ہر بار آپ موڈی کی پاپولیرٹی پر نہیں جیت پائیں گے. باوجود اس کے کہ ہریانہ میں میرے خیال سے موڈی نے 10 یا 12 یا 15 سبھائیں کی اور وہ نتیجہ نہیں آیا. تو یہ تو لگ رہا ہے کہ ایک چینج آ رہا ہے, مگر جب تک کانگریس رہے گی, ان کی یہ رہے گا, وہاں پر بی جے پی کو سپورٹ ملتا رہے گا. کانگریس پارٹی میرا ماننا ہے کہ مہاراشٹر میں بھی لوگ کچھ محنت نہیں کیے, ہریانہ میں بھی یہ کامیابی ہے وہاں کے ریجنل لیڈرز کی. تو یہ میرا اب تک کا ایک چھوٹا سا اسیسمنٹ ہے. ظاہر ہے جتنے نتیجے آئیں گے کل اور آئیں گے تو اور ڈیٹیلز ہم کو اور آپ کو معلوم ہوں. تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن نے گروپ 2 خدمات کے تحت 1032 کے من جملہ 1027 جائیدادوں پر تقررات کے نتائج جاری کیے ہیں. ان جائیدادوں کے لیے 2015 اور 2016 میں اعلامیہ جاری کیا گیا تھا. ان میں سب سے زیادہ جائیدادیں پروہیبیشن و ایکسائز سب انسپیکٹرز و ڈپٹی تحصیلدار لینڈ ایڈمنسٹریشن کی بتائی گئی ہیں. سروس کمیشن کا اجلاس صدرنشین پروفیسر گھنٹا چکرپانی کی صدارت میں منعقد ہوا, جس میں ان تقررات کو منظوری دی گئی. کمیشن کے رکن ڈاکٹر متین قادری نے بتایا کہ ان جائیدادوں کے لیے 7,90,000 درخواستیں کمیشن کو موصول ہوئی تھی. نتائج کمیشن کی ویب سائٹ پر جاری کر دیے گئے ہیں. کانگریس پارٹی کے کارگزار صدر پونم پربھاکر نے کہا کہ ملک کی مختلف ریاستوں میں کامیاب پارٹی کی بہتر کارکردگی کے نتائج سامنے آئے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضور نگر انتخاب میں کانگریس پارٹی نے متحد ہو کر مقابلہ کیا تھا, لیکن ٹی آر ایس پارٹی نے غیر قانونی طریقے اور اقتدار کے بیجا استعمال سے کامیابی حاصل کی ہے. تلنگانہ میں ٹی آر ایس کی متبادل جماعت کانگریس ہی ہے. آمرانہ حکومت سے سوال صرف کانگریس ہی کر سکتی ہے. انہوں نے سرینواس یادو کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ٹی آر ایس کے خلاف بات کرنے والوں کو کتے سے تعبیر کرنے والے کتے کی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. تلنگانہ کونسل کے وپ بھانو پرساد نے اپنے عہدے کا جائزہ لے لیا. اس موقع پر وزراء بی کملاکر اور کے ایشور کے علاوہ پارٹی کے دوسرے قائدین موجود تھے. انہوں نے بھانو پرساد کو مبارکباد دی. اس موقع پر بھانو پرساد نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اسے وہ بخوبی انجام دیں گے. صدرنشین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ محمد سلیم اپنے عہدے پر قائم رہیں گے. وہ بحیثیت رکن قانون ساز کونسل بورڈ کے رکن بنے اور انہیں بورڈ کا صدرنشین منتخب کیا گیا تھا. رکن قانون ساز کونسل کی حیثیت سے ان کی میعاد مارچ 2019 میں ختم ہو گئی, لیکن وہ بورڈ کے رکن و صدرنشین بنے رہے, جس کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک شہری سلطان خان نے ان کی بورڈ میں برقراری کو چیلنج کیا تھا.
हाई कोर्ट की सिंगल बेंच पर 2 माह कबल इस केस की समाअत मुकम्मल हुई और फैसला महफूज रखा गया था। फाजिल जज ने फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसका मतलब ये होगा कि मोहम्मद सलीम बोर्ड के ओहदे पर कायम रहेंगे। अदालत के फैसले के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सदरनशीन बोर्ड ने कहा कि उन्हें वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जो जिम्मेदारी दी है वो उसकी तकमील करेंगे। उन्होंने औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का भी अज़्म किया। सेक्शन 15 में जो है 5 इयर्स कंप्लीट करना है उनके, और अल्लाह के करम से जो है ना वो अल्लाह मियाँ वो कामयाबी आज दिया, और मेरी कामयाबी नहीं है, ये पूरी आवाम की कामयाबी है ये। और जो भी प्रॉपर्टी अल्लाह की है उसको अल्लाह ताला जिसको रखना चाहता है उसको रखता है, और जितने भी लोग मुखालिफत में थे खैर अल्लाह उनको नेक हिदायत दे बोल सकता हूँ मैं, और कुछ भी नहीं। और मेरा उसमें कुछ भी रोल ऐसा कुछ था नहीं, भाई अल्लाह के भरोसे पे था। अगर हुआ भी तो अल्लाह की मर्जी, नहीं हुआ भी तो अल्लाह की मर्जी ये केस में, बल्कि हम अल्लाह ताला के उस पर ही शुक्रगुजार है और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा भाई, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम है कि भाई सिवाय अल्लाह के किसी से डरने वाला आदमी नहीं हूं भाई ईमानदारी के मामले में। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के ज़ेर इल्तिवा कामों का ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। बलदी ओहदेदारों के साथ हुए इजलास में रुकन असम्बली ने मंजूरा कामों के आगाज में ताखीर पर ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों से कहा कि ज़ेर इल्तिवा कामों को भी जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को मुश्किलात पेश न आए। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी और दूसरे भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत के मुशीर ए.के. खान ने पहाड़ी शरीफ की दरगाह में बनाए जाने वाले रैंप के कामों का मुआयना किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि मज़कूरा काम ठीक तरीके से अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने इस काम में मजीद तेजी पैदा करने पर जोर दिया। एबिट्स पुलिस ने एटीएम से मखसूस आलात के जरिए बैंक अकाउंट्स की मालूमात का सरखा करने के इल्जाम में रोमानिया के 2 शहरियों को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने वनिता वरेगल, सौरव नील और जॉर्ज क्रिश्चियन उर्फ मारियो को गिरफ्तार किया। ये दोनों बैंक के ग्राहकों के डेबिट कार्ड का डाटा सरखा करते थे, जिसके लिए एटीएम मशीन के रूबरू एक मेमोरी कार्ड को मखसूस कैमरे में लगाया जाता था। इस सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हिमायतनगर शाख के चीफ मैनेजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एबिट्स के करीब वाक़े एटीएम के पास एक मुश्तबा आला लगाया गया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन को सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया। पुलिस की तफ्तीश पर मुलजिमीन ने अपने जुर्म का एतराफ करते हुए बताया कि उन्होंने अपने हैदराबाद में क़याम के दौरान मुख्तलिफ बैंक्स के 8 एटीएम से डाटा चुराया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 23 अक़साम के इलेक्ट्रॉनिक आलात, कैमरे, बैटरीज, 2 मोबाइल फोन्स, लैपटॉप के अलावा दूसरी अशिया को बरामद कर लिया है। एक और कार्रवाई में साउथ जोन टास्क फोर्स ने 2 रॉडी शीटर्स को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से एक ऑटो रिक्शा, 3 मोटरसाइकिलें, 4 खंजर जब्त किए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पुलिस ने शेख उबैद अब्दुल लतीफ उर्फ सलमान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि उबैद एक आदी मुजरिम है। वो 18 साल की उम्र में जराइम की दुनिया में कदम रखा था। ताहाल मुख्तलिफ नौइयत के 36 केसेस में वो मुलव्विस है। उसके खिलाफ काला पत्थर पुलिस ने साल 2010 में रॉडी शीट खोली थी। साल 2018 में उससे सैदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उस पर पीडी एक्ट आयद किया था। मुलजिम का ताल्लुक सड़कें की वारदातें अंजाम देने वाले मंत्री शंकर की गैंग से भी बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उबैद के खिलाफ 11 गैर जमानती वारंट ज़ेर इल्तिवा हैं, जबकि लतीफ के खिलाफ 3 गैर जमानती वारंट्स मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में ज़ेर इल्तिवा हैं। कमिश्नर पुलिस ने अपना सिलसिला जारी रखते हुए बताया कि साउथ जोन टास्क फोर्स की टीम ने सेलफोन का सरखा करने वाले 4 मुलजिमीन की टोली को गिरफ्तार किया। टास्क फोर्स ने मोहम्मद अकबरुद्दीन फारूकी, मोहम्मद मोहसिन, खदीर और शाहनवाज को गिरफ्तार किया। मुलजिमीन रात के औकात में अकेले जाने वाले राहगीरों को निशाना बनाकर उनके सेलफोन उड़ा लिया करते थे। मज़कूरा मुलजिमीन के खिलाफ 5 केसेस दर्ज हैं। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन के कब्जे से 5 सेलफोन, एक ऑटो रिक्शा, 2 मोटरसाइकिलें और एक खंजर को जब्त किया है। सौजोन टास्क फोर्स ने सेलफोन उड़ाने वाले 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया। टास्क फोर्स ने बी नरेश और अलकापुरम कुमार को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ चन्ननगोट्टा और छतरीनाका पुलिस में 2 केसेस दर्ज हैं। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन के कब्जे से 2 सेलफोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है और उन्हें चन्ननगोट्टा पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
दूसरी तरफ आसिफ नगर पुलिस ने कत्ल और इक़दाम कत्ल के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एसीपी आसिफ नगर पुलिस नरसिम्हा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 23 अक्टूबर को किशन नगर के रहने वाले 33 साला शेख महबूब को गिरफ्तार किया। किशन नगर के साकिन 32 साला मोहम्मद तैयब का उसने कत्ल किया था। उन्होंने बताया कि मुलजिम के वालिदैन ने एक मकान तामीर किया था और घर के सभी अफराद उसमें मुकीम थे, लेकिन इन लोगों के मुलजिम के साथ झगड़ा हुआ करता था। घर के अफराद मुलजिम को मकान से निकल जाने के लिए कहते थे, लेकिन घर में मुलजिम का भी हिस्सा था जिसके लिए वो घर छोड़ने के लिए राजी नहीं था। इस तरह 20 अक्टूबर की घर के अफराद खाना में जब मकतूल मोहम्मद तैयब शामिल थे, महबूब से झगड़ा हुआ। शेख महबूब ने तैश के आलम में मकान से बाहर जाकर चाकू लाया और उसने अपने भांजे और अपने भाई मोहम्मद तैयब पर हमला करके फरार इख्तियार की। तैयब शदीद जख्मी हुआ था और इलाज के दौरान फौत हो गया। पुलिस ने मुकाम वाक़े से चाकू का टुकड़ा, एक सेल फोन के अलावा दूसरी अशिया को भी बरामद किया है। पठानचेरू एमजी रोड पर गाड़ी के ब्रेक फेल होने से हुए हादसे में 4 कमसीन तुलबा शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक सुबह तुलबा स्कूल जा रहे थे कि अचानक स्विफ्ट गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और बच्चे गाड़ी की जद में आ गए। मुतासरा बच्चों की शिनाख्त अफजल, अकबर, शाजिया की हैसियत से की गई है। एक जख्मी की शिनाख्त नहीं हो पाई। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुताल्लिका पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। आरटीसी मुलाजमीन ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। 3 दिन के अंदर 7000 खानगी बसों को मंजूरी, वजीर आला का ऐलान। डेंगी केसेस पर हाईकोर्ट ने की हुकूमत की सरजनिश, मूसा नदी का दौरा करने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत, कहा आईएएस ओहदेदार अवाम की खिदमत के लिए हैं। बिहार असेंबली में मजलिस का दाखिला किशनगंज से भारी अक्सरियत से मुंतखब, महाराष्ट्र में 2 नशिस्तों पर कामयाबी। हुजूरनगर में टीआरएस की शानदार कामयाबी, कांग्रेस को शिकस्त। कामयाबी हुकूमत के लिए टॉनिक का काम करेगी। नवंबर में बलद इंतखाबात का केसीआर ने दिया इशारा। और बैंक अकाउंट्स की मालूमात का सरखा करने वाले 2 बैरूनी शहरी गिरफ्तार। सेलफोन के 4 सारिक भी पुलिस की गिरफ्त में। 2 रॉडी शीटर्स को भी लिया गया तहवील में। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।